ये द सिंगुलैरिटी सागा सीजन 5 का एक अत्यंत गहरा और स्लो बर्न महाखंड है। जैसा आपने कहा, हम सस्पेंस को बिल्कुल खत्म नहीं करेंगे। हम इस कहानी को एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर की तरह बुनेंगे। राघव और प्रताप एक ही छत के नीचे हैं, लेकिन दोनों के बीच एक लोहे की दीवार और अहंकार की खाई है। और रोहित उस खाई की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। सुनिए इस खौफनाक और सस्पेंस से भरे नए अध्याय को। महागाथा, टूटे हुए तारे और पिंजरे का गुरूर, फॉलन स्टार्स और द प्राइड ऑफ द केज। अध्याय 365, लोहे का पिंजरा और भूख का सौदा। भाग 1, 0 डिग्री का टॉर्चर। स्थान अरावली बेस कैंप, राघव का अंडरग्राउंड बंकर, माइनस सेल ब्लॉक 0 समय। घटना के 3 दिन बाद। प्रताप को जंजीरों में बंधे हुए 72 घंटे हो चुके थे। कमरे का तापमान अब -10 डिग्री, -10 डिग्रीज कर दिया गया था। दीवारों पर बर्फ जमने लगी थी। प्रताप के शरीर के बाल बर्फ से सफेद हो गए थे। उसके होंठ नीले पड़ चुके थे। लेकिन वो मरा नहीं था। उसकी आंखें अभी भी खुली थीं और उनमें एक ऐसी आग थी जो उस -10 डिग्री में भी नहीं बुझ रही थी। SFX, भारी लोहे का दरवाजा खुलने की आवाज। राघव अंदर आया। उसने एक लंबा ओवरकोट पहना था। उसके पीछे कैप्टन रुद्र था, जिसके हाथ में एक हाई वोल्टेज लिथियम बैटरी थी। बैटरी से नीली चिंगारियां निकल रही थीं। ये प्रताप के लिए खाना, प्योर एनर्जी था। प्रताप की नजर उस बैटरी पर गई। उसकी पुतलियां फैल गईं। उसके शरीर की नसें ऊर्जा के लिए तड़प उठीं। क्लैंक, प्रताप ने जंजीर खींची। दीवार का प्लास्टर थोड़ा सा झड़ गया। भाग 2, शेर और मदारी। राघव ने रुद्र से बैटरी ली और प्रताप से 5 फीट दूर खड़ा हो गया। राघव, शांत आवाज में, तुम्हारे शरीर को इसकी जरूरत है। मुझे तुम्हारे मेडिकल स्कैन्स मिले हैं। तुम्हारा खून इंसानों जैसा नहीं है। तुम्हारी कोशिकाएं, सेल्स रेडिएशन खाती हैं। तुम भूख से तड़प रहे हो। राघव ने बैटरी को जमीन पर रख दिया। ये बैटरी 10,000 वोल्ट की है। इसे ले लो। लेकिन राघव ने अपनी आंखें सिकुड़ी। इसे लेने के लिए तुम्हें घुटनों पर आना होगा। तुम्हें मुझे अपना मास्टर मानना होगा। सन्नाटा। रुद्र अपनी गन पर हाथ रखे तैयार खड़ा था। प्रताप की सांसें तेज हो गईं। बैटरी से निकलती हुई ऊर्जा की गंध उसे पागल कर रही थी। उसका शरीर घुटनों पर जाने के लिए झुकने लगा। राघव के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान आ गई। हर जानवर की एक कीमत होती है। लेकिन तभी प्रताप रुक गया। उसके अवचेतन दिमाग में एक आवाज गूंजी, हम रक्षक हैं, किसी के गुलाम नहीं। प्रताप ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी लाल आंखों में अब भूख नहीं, नफरत थी। प्रताप, कांपती हुई लेकिन भारी आवाज में, शेर भूखा मर जाएगा, लेकिन तुम्हारे जैसे सूट वाले कुत्तों के आगे टुकड़े नहीं मांगेगा। प्रताप ने अपनी आंखें बंद कर लीं और दीवार से सिर टिका लिया। उसने बैटरी की तरफ देखना ही बंद कर दिया। राघव की मुस्कान गायब हो गई। उसे गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक अजीब सी चुभन महसूस हुई। यह आदमी इतनी तड़प में भी अपना गुरूर नहीं छोड़ रहा। आखिर ये है कौन? राघव, बैटरी यहीं छोड़ दो रुद्र। देखते हैं इसका घमंड कितने दिन टिकता है। राघव बाहर निकल गया, लेकिन उसके दिमाग में प्रताप की वो लाल आंखें छप चुकी थीं। अध्याय 366, ट्रेन का सफर और रेडियो का भूत। भाग 1, राजधानी एक्सप्रेस का सन्नाटा। स्थान मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जनरल डिब्बा। समय रात के 2 बजे। ट्रेन अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। जनरल डिब्बे में बहुत भीड़ थी। लोग जमीन पर सीटों के नीचे सो रहे थे, लेकिन एक कोने में सन्नाटा था। रोहित आकाश खिड़की के पास बैठा था। उसने अपनी हुडी का कैप पहन रखा था। वो बाहर भागते हुए पेड़ों को देख रहा था। उसके सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, जो अपने पुराने ट्रांजिस्टर रेडियो पर धीमे स्वर में पुराने गाने सुन रहा था। रोहित का दिमाग शांत था, लेकिन तभी बिजेज्ड रेडियो के गाने अचानक बंद हो गए। उसमें से स्टैटिक की आवाज आने लगी। बुजुर्ग ने रेडियो को ठोका। अरे क्या हो गया इसे? स्टेशन उड़ गया क्या? रोहित ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसका दिमाग उस रेडियो की फ्रीक्वेंसी को पकड़ रहा था। भाग 2, द कंपास। रोहित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और रेडियो को छू लिया। जैसे ही रोहित की उंगलियों ने एंटेना को छुआ, रेडियो का नॉब अपने आप घूमने लगा। KHHHRRRR। और फिर उस रेडियो से वही आवाज आने लगी जो रोहित के दिमाग में बजती थी। WUMMM, TINN। एक गहरी
ब्रह्मांडीय सीटी। डिब्बे में सो रहे लोग अचानक बेचैन होकर करवट बदलने लगे। कुछ बच्चे नींद में रोने लगे। ये आवाज इंसानी दिमाग के लिए बहुत भारी थी। रोहित की आंखें चमक उठीं। उसने देखा कि रेडियो का एंटीना एक खास दिशा की तरफ मुड़ गया है, जैसे कोई चुंबक उसे खींच रहा हो। रोहित मन में, तारांकन, ये सिर्फ एक धुन नहीं है, ये एक बुलावा, बीकन है। ये आवाज मुझे रास्ता दिखा रही है। रोहित ने अपनी आंखें बंद की और महसूस किया, ये दिशा उत्तर की तरफ है। दिल्ली के आगे किसी पहाड़ी इलाके में। तारांकन, ये अरावली का बेस कैंप था, जहां प्रताप की वॉइड एनर्जी को स्कैनर से छिपाया जा रहा था, पर रोहित का दिमाग उसे कैच कर रहा था। रोहित ने रेडियो छोड़ दिया। आवाज बंद हो गई। बुजुर्ग आदमी डरकर रोहित को देखने लगा। रोहित ने अपनी हुडी से चेहरा ढका और चुपचाप बैठ गया। मैं आ रहा हूं, जो भी मुझे बुला रहा है, मैं आ रहा हूं। अध्याय 367। नताशा का नया खेल -1 खतरनाक जासूसी। भाग 1। बैलेंस शीट का राज। स्थान सिंघानिया लॉजिस्टिक्स, हेड ऑफिस, दिल्ली। समय अगली सुबह 11 बजे। नताशा सिंघानिया अपने केबिन में बैठी थी। राघव ने उसे कंपनी में एक डमी पोजीशन देकर साइडलाइन कर दिया था। लेकिन नताशा हार मानने वालों में से नहीं थी। वो कंपनी के फाइनेंस सर्वर को हैक करके एक प्राइवेट हैकर की मदद से राघव की फाइलें खंगाल रही थी। तभी उसकी नजर एक ट्रांजैक्शन पर पड़ी। नताशा, ये क्या है? शून्य लॉजिस्टिक्स। अरावली ब्रांच? इस ब्रांच में हर महीने 20 करोड़ रुपए क्यों जा रहे हैं? और वहां से कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा? अरावली के जंगलों में कौन सा लॉजिस्टिक्स का काम होता है? नताशा के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मिल गया। राघव सिंघानिया, तुम बहुत शरीफ बनते हो ना? तुम वहां कोई बहुत बड़ा घोटाला कर रहे हो? ड्रग्स या हथियारों की स्मगलिंग? अगर मैं इसका पर्दाफाश कर दूं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हें धक्के मारकर निकाल देंगे और पापा को भी सच पता चल जाएगा। भाग 2। जासूस की एंट्री। नताशा ने अपने सबसे भरोसेमंद प्राइवेट डिटेक्टिव रॉकी को कॉल किया। नताशा, रॉकी, मुझे एक लोकेशन भेज रही हूं। अरावली की पहाड़ियों में एक गोदाम है। मुझे उसकी तस्वीरें चाहिए। अंदर क्या चल रहा है, कौन लोग हैं, सब कुछ। रॉकी, मैडम, वो इलाका बहुत सुनसान है, पैसे डबल लगेंगे। नताशा, पैसे की फिक्र मत कर, बस मुझे राघव की बर्बादी का सबूत चाहिए। नताशा को यह अंदाजा भी नहीं था कि वो किस आग से खेलने जा रही है। अरावली का वो बेस कोई गोदाम नहीं, मौत का कुआं था, और वहां जो राक्षस कैद था वो इंसानों को जिंदा फाड़ सकता था। अध्याय 368। खुशी की परछाई, वो खून किसका था? भाग 1। लॉन्ड्री का सच। स्थान सिंघानिया विला, राघव का बेडरूम। समय रात के 9 बजे। खुशी राघव के कपड़े अलमारी में रख रही थी। राघव अभी तक घर नहीं आया था। वह पिछले 3 दिन से घर नहीं आया था। सिर्फ फोन पर कहता था, मीटिंग में हूं। खुशी ने राघव का वो कोट उठाया जो वो 3 दिन पहले पहन कर गया था। ये वही कोट था जो पहनकर राघव ने प्रताप को पकड़ने का ऑपरेशन अल्फा लीड किया था। खुशी ने कोट को ब्रश से साफ करना शुरू किया। तभी उसकी नजर कोट की आस्तीन स्लीव पर गई। वहां एक सूखा हुआ लाल धब्बा था। खुशी का दिल जोर से धड़का। उसने उसे सूंघा। ये पेंट या स्याही नहीं थी, ये खून था। खुशी के हाथ कांपने लगे। राघव के कोट पर खून? ये किसका खून है? भाग 2। शक का बीज। खुशी को याद आया कि जयपुर से लौटने के बाद राघव ने अपनी सारी सिक्योरिटी बदल दी थी। वो अजीब लोगों से मिलता था। खुशी ने राघव का लैपटॉप चेक करने की कोशिश की, लेकिन वो फिंगरप्रिंट लॉक था। तभी राघव घर के अंदर आया। खुशी ने जल्दी से कोट को अलमारी में छिपा दिया। राघव बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। वो प्रताप के टॉर्चर और उसकी जिद से मानसिक रूप से थक रहा था। खुशी ने हिम्मत करके पूछा, राघव, तुम आजकल कहाँ रहते हो? कौन सी मीटिंग्स इतनी लंबी चलती हैं? राघव ने अपनी टाई ढीली की। बिजनेस के कुछ मसले हैं खुशी, सॉल्व कर रहा हूं। खुशी, तुम्हारे कोट पर खून था राघव। राघव के कदम रुक गए। सन्नाटा छा गया। उसने धीरे से पलटकर खुशी को देखा। उसकी आंखों में कोई घबराहट नहीं थी, बस एक खतरनाक खामोशी थी। राघव, वो खून नहीं खुशी। फैक्ट्री में मशीन का तेल लग गया होगा। तुम ज्यादा सोच रही हो, सो जाओ। राघव वॉशरूम चला गया, लेकिन खुशी को अब यकीन हो चुका था कि उसका पति कोई बहुत भयानक राज छिपा रहा है। खुशी मन में, तारांकन, मैं पता लगाकर रहूंगी राघव।
चाहे मुझे तुम्हारे उस खौफनाक शून्य वाले गोदाम तक ही क्यों न जाना पड़े। कहानी का विश्लेषण, इस महाखंड का सस्पेंस। प्रताप का टॉर्चर। प्रताप टूट नहीं रहा है। राघव उसे झुकाना चाहता है, लेकिन प्रताप का अवचेतन सबकॉन्शियस उसे रुकने नहीं दे रहा। रोहित की मंजिल। रोहित दिल्ली पहुंचने वाला है और वो सीधे उस बेस की तरफ जाएगा। बड़ा सस्पेंस, द टिकिंग टाइम बॉम्ब्स। नताशा का जासूस रॉकी और खुशी दोनों ही राघव के खौफनाक बेस कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। अरावली का चक्रव्यूह और दिल्ली की गूंज, द मेज ऑफ अरावली और द एको ऑफ दिल्ली। अध्याय 369, रात का साया माइनस जासूस की घुसपैठ। भाग 1, मौत के मुहाने पर रॉकी। स्थान, अरावली बेस कैंप, बाहरी परिधि। समय, रात के 2:30 बजे। नताशा का प्राइवेट डिटेक्टिव रॉकी एक पहाड़ी चट्टान के पीछे छिपा था। उसने अपने नाइट विजन कैमरा से जूम किया। जो उसने देखा, उससे उसके पसीने छूट गए। ये कोई लॉजिस्टिक्स का गोदाम नहीं था। गेट पर खड़े गार्ड्स के हाथों में आम राइफलें नहीं, बल्कि इजरायली टार T-21 असॉल्ट राइफलें थीं। उनके चेहरों पर काले नकाब थे। बाप रे, नताशा मैडम ने मुझे कहां फंसा दिया। ये तो किसी आतंकवादी संगठन का बेस लग रहा है। रॉकी लौटना चाहता था, लेकिन 50 लाख रुपए का लालच उसे रोक रहा था। उसने देखा कि बेस के पिछले हिस्से में एक वेंटिलेशन शाफ्ट, हवा का बड़ा पाइप है, जिसकी जाली पर जंग लगा हुआ था। रॉकी ने चुपके से वो जाली खोली और पाइप के अंदर रेंगने लगा। स्क्रैच स्क्रैच। पाइप के अंदर बहुत ठंड थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, तापमान शून्य से भी नीचे गिरता जा रहा था। भाग 2, बर्फ का नजारा। रॉकी एक ग्रिल के पास पहुंचा जो सीधे सेल ब्लॉक जीरो के ऊपर खुलती थी। उसने नीचे झांका। कमरे में धुंध फॉग छाई हुई थी। बीचों बीच एक भारी भरकम आदमी, प्रताप, लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा था। उसके बाल और दाढ़ी पर बर्फ जमी थी। सामने जमीन पर एक नीली चमकती हुई मशीन, हाई वोल्टेज बैटरी रखी थी। रॉकी मन में, तारांकन, ये आदमी कौन है? सिंघानिया ने इसे यहां बर्फ में क्यों बांध रखा है? ये कोई किडनैपिंग का केस है क्या? महागाथा, अरावली का चक्रव्यूह और दिल्ली की गूंज, द मेज ऑफ अरावली और द एको ऑफ दिल्ली। अध्याय 369, रात का साया माइनस जासूस की घुसपैठ। भाग 1, मौत के मुहाने पर रॉकी। स्थान, अरावली बेस कैंप, बाहरी परिधि। समय, रात के 2:30 बजे। नताशा का प्राइवेट डिटेक्टिव रॉकी एक पहाड़ी चट्टान के पीछे छिपा था। उसने अपने नाइट विजन कैमरा से जूम किया। जो उसने देखा, उससे उसके पसीने छूट गए। ये कोई लॉजिस्टिक्स का गोदाम नहीं था। गेट पर खड़े गार्ड्स के हाथों में आम राइफलें नहीं, बल्कि इजरायली टार T-21 असॉल्ट राइफलें थीं। उनके चेहरों पर काले नकाब थे। बाप रे, नताशा मैडम ने मुझे कहां फंसा दिया। ये तो किसी आतंकवादी संगठन का बेस लग रहा है। रॉकी लौटना चाहता था, लेकिन 50 लाख रुपए का लालच उसे रोक रहा था। उसने देखा कि बेस के पिछले हिस्से में एक वेंटिलेशन शाफ्ट, हवा का बड़ा पाइप है, जिसकी जाली पर जंग लगा हुआ था। रॉकी ने चुपके से वो जाली खोली और पाइप के अंदर रेंगने लगा। स्क्रैच स्क्रैच। पाइप के अंदर बहुत ठंड थी। जैसे जैसे वो नीचे जा रहा था, तापमान शून्य से भी नीचे गिरता जा रहा था। भाग 2, बर्फ का नजारा। रॉकी एक ग्रिल के पास पहुंचा जो सीधे सेल ब्लॉक जीरो के ऊपर खुलती थी। उसने नीचे झांका। कमरे में धुंध फॉग छाई हुई थी। बीचों बीच एक भारी भरकम आदमी, प्रताप, लोहे की मोटी जंजीरों से बंधा था। उसके बाल और दाढ़ी पर बर्फ जमी थी। सामने जमीन पर एक नीली चमकती हुई मशीन, हाई वोल्टेज बैटरी रखी थी। रॉकी मन में, तारांकन, ये आदमी कौन है? सिंघानिया ने इसे यहां बर्फ में क्यों बांध रखा है? ये कोई किडनैपिंग का केस है क्या? रॉकी ने अपना कैमरा निकाला। उसने फ्लैश बंद किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी रॉकी के कैमरे का लेंस कैप ढीला होकर खुल गया। टिंक टिंक। तारांकन लेंस कैप लोहे की ग्रिल से टकराकर सीधे नीचे कमरे में जा गिरा। अध्याय 370, शिकारी की नींद माइनस दीवार में दरार। भाग 1, खून की गंध। लेंस कैप के गिरने की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन -10 डिग्री के उस सन्नाटे में वो एक धमाके जैसी थी। प्रताप की आंखें झटके से खुली। उसकी लाल पुतलियों ने सीधे ऊपर वेंटिलेशन शाफ्ट की तरफ देखा। रॉकी की सांस रुक गई। उसने कैमरे में उस आदमी की आंखें देखीं। ये इंसान नहीं है। रॉकी कांपने लगा। प्रताप को ठंड या कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके वॉइड सेंसेस अभी भी सक्रिय थे।
उसे रॉकी के शरीर से निकलने वाले डर और खून की गंध आ रही थी। प्रताप के अंदर का जानवर जाग गया। उसे खाना चाहिए था, ऊर्जा चाहिए थी। भाग दो, लोहे की चीख। प्रताप ने अपनी जंजीरों को जोर से खींचा। क्लैंक। इस बार ये कोई सामान्य खिंचाव नहीं था। प्रताप के बाइसेप्स की नसें नीली पड़ गईं। दीवार जिसमें वे जंजीरें गड़ी हुई थीं, उसमें एक गहरी दरार क्रैक आ गई। CRACKK। प्लास्टर टूटकर जमीन पर गिरने लगा। दीवार का लोहा मुड़ने लगा था। रॉकी ने कैमरे को बंद किया और पागलों की तरह उल्टे पांव शाफ्ट में रेंगने लगा। मुझे यहां से निकलना होगा, वो राक्षस आजाद हो रहा है। रॉकी बेस से बाहर भाग निकला। उसके पास जो फुटेज थी वो नताशा के लिए नहीं, बल्कि पुलिस या सेना के लिए एक रेड अलर्ट थी। नीचे प्रताप ने एक और झटका मारा। दीवार से बंधी एक कील बोल्ट हल्की सी बाहर आ गई। वो आजाद नहीं हुआ था, लेकिन अब वो पिंजरा उसे ज्यादा देर तक रोक नहीं सकता था। अध्याय 371। राजधानी का शोर माइनस चुंबक का असर। भाग 1। दिल्ली जंक्शन। स्थान नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। समय सुबह 6 बजे। राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर रुकी। रोहित आकाश अपनी काली हुडी पहने ट्रेन से नीचे उतरा। सुबह की दिल्ली में बहुत शोर था। कुलियों की आवाजें, ट्रेनों के हॉर्न, चाय वालों की पुकार। रोहित के संवेदनशील कानों के लिए ये शोर किसी हथौड़े जैसा था। उसने अपने कान कसकर बंद कर लिए। बहुत शोर है, मुझे वो धुन सुनाई नहीं दे रही। वो आवाज कहाँ गई? रोहित स्टेशन से बाहर आया और पहाड़गंज की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर चलने लगा। वो कंफ्यूज हो रहा था। उसका कंपास, वो ब्रह्मांडीय धुन, इस शहर के शोर में दब गया था। भाग 2। सिंघानिया का ट्रक। रोहित एक चाय की टपरी के पास खड़ा था। उसका सिर दर्द से फट रहा था। तभी उसके सामने से एक बड़ा सा काला ट्रक गुजरा। ट्रक के साइड में बड़े अक्षरों में लिखा था, सिंघानिया लॉजिस्टिक्स। जैसे ही वो ट्रक रोहित के सामने से गुजरा, WUMMMTINNN, रोहित के दिमाग में वो धुन अचानक 100 गुना तेज हो गई। रोहित की आंखें फटी रह गईं। उस ट्रक के अंदर कुछ था। ट्रक के अंदर अरावली बेस के लिए हाई वोल्टेज बैटरियां और हथियार जा रहे थे, जिनमें प्रताप की वॉइड एनर्जी का कुछ रेसिड्यू अंश चिपक गया था। रोहित ने अपनी चाय वहीं छोड़ दी। उसने भीड़ को चीरते हुए उस काले ट्रक के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया। यही है, यही आवाज मुझे बुला रही है। इस ट्रक के पीछे मेरी मंजिल है। द घोस्ट डीजे अब सिंघानिया के मौत के गोदाम की तरफ दौड़ने लगा था। अध्याय 372। खुशी का संकल्प माइनस धोखे का GPS। भाग 1। पत्नी की जासूसी। स्थान सिंघानिया विला, राघव का स्टडी रूम। समय सुबह 8 बजे। राघव ऑफिस के लिए निकल चुका था। वो बेस कैंप नहीं, हेड ऑफिस गया था। खुशी सीधे राघव के स्टडी रूम में गई। उसे राघव के कोट पर लगे खून ने पूरी रात सोने नहीं दिया था। खुशी जानती थी कि राघव अपने लैपटॉप को अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखता है, लेकिन राघव एक चीज भूल गया था, अपनी मर्सिडीज मेबाक का कार ट्रैकर। कार उनके जॉइंट अकाउंट से खरीदी गई थी, इसलिए खुशी के फोन में भी उस कार का GPS ऐप था। खुशी ने अपना फोन निकाला और ऐप खोला। लोकेशन हिस्ट्री पिछले 3 दिन। भाग 2। अरावली का राज। स्क्रीन पर एक लाल लकीर बनी हुई थी। वो लकीर दिल्ली शहर से बाहर निकलकर हरियाणा बॉर्डर की तरफ अरावली की पहाड़ियों में जाकर रुकती थी। एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई शहर नहीं था। खुशी, यहाँ क्या है? कोई फैक्ट्री नहीं, कोई गोदाम नहीं। फिर राघव की गाड़ी हर रात यहाँ 4-4 घंटे क्यों रुकती है? खुशी का दिल घबरा रहा था। क्या राघव किसी और औरत से मिलने जाता है? नहीं, कोट पर खून था। लिपस्टिक नहीं, ये कुछ और है। खुशी ने अपनी अलमारी से एक डार्क जैकेट निकाली। उसने अपनी गाड़ी की चाबी ली। मैं खुद जाकर देखूंगी कि मेरा पति मुझसे क्या छिपा रहा है। खुशी अपनी कार में बैठी और उस अनजान खौफनाक बेस कैंप की तरफ निकल पड़ी। कहानी का विश्लेषण, इस महाखंड का सस्पेंस। दीवार की दरार, प्रताप का गुस्सा अब जंजीरों को कमजोर कर रहा है। वो किसी भी पल टूट सकती हैं। चारों मोहरे तैयार। 1। राघव, जो अपने गुरूर में है, उसे लगता है सब कंट्रोल में है। 2। रॉकी, नताशा का जासूस, जिसके पास बेस की फुटेज है। 3। रोहित, जो ट्रक का पीछा करते हुए बेस की तरफ आ रहा है। 4। खुशी, जो अपने पति का सच जानने बेस की तरफ निकल चुकी है। क्या होगा जब ये चारों एक ही जगह, एक ही राक्षस प्रताप के सामने आएंगे? अध्याय 377। कंक्रीट का हथौड़ा माइनस पहली मौत। भाग 1।
गोलियों की बारिश। स्थान अरावली बेस कैंप, सेल ब्लॉक 0। समय सुबह के 7:16 प्रताप का दाहिना हाथ आजाद हो चुका था। उसके हाथ से बंधी लोहे की जंजीर के सिरे पर 20 किलो का कंक्रीट का टुकड़ा लटक रहा था। सामने खड़े दोनों गार्ड्स की रूह कांप गई। गार्ड एक ने घबराकर अपनी इजरायली असॉल्ट राइफल का ट्रिगर दबा दिया। रैट तट 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 तट, कमरे में गोलियों की आवाज से कान फटने लगे। पूरी मैगजीन प्रताप की छाती और पेट पर खाली कर दी गई, लेकिन गोलियां उसकी चमड़ी को छेदकर अंदर नहीं जा पाईं। प्रताप की वॉइड एनर्जी ने उसकी त्वचा की कोशिकाओं टिश्यूज को इतना ठोस बना दिया था कि गोलियां टकराकर जमीन पर गिर रही थीं। सिर्फ उसके फटे हुए कपड़े और छलनी हो गए। प्रताप एक भयानक मुस्कान के साथ, गुदगुदी हो रही है, अब मेरी बारी। भाग 2, मौत का झूला। प्रताप ने अपने दाहिने हाथ को हवा में घुमाया। वो 20 किलो का कंक्रीट का टुकड़ा उसकी जंजीर के साथ एक भारी हथौड़े रेकिंग बॉल की तरह घूमा। हुश, हवा चीरने की तेज आवाज आई। वो कंक्रीट का टुकड़ा सीधे गार्ड एक के सीने पर पड़ा। CRACKK गार्ड की पसलियां चकनाचूर हो गईं। वो हवा में उड़ता हुआ पीछे लोहे के दरवाजे से टकराया और वहीं ढेर हो गया। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। गार्ड 2 के हाथ से बंदूक छूट गई। वो पीछे की तरफ भागने लगा, दरवाजे की तरफ। बचाओ मॉन्स्टर! प्रताप की बाईं लेफ्ट बां अभी भी दीवार से बंधी थी। वो भाग नहीं सकता था, लेकिन उसने जमीन पर पड़ी उस गार्ड की राइफल को अपने पैरों से उठाया और हवा में उछालकर अपने आजाद दाहिने हाथ से पकड़ लिया। उसने निशाना नहीं लगाया, उसने बस राइफल की नली बैरल को पकड़ा और उसे एक डंडे की तरह गार्ड 2 की टांगों पर दे मारा। गार्ड 2 जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टांग टूट चुकी थी। वो दर्द से चीखने लगा। प्रताप जोर से दहाड़ा, खाना कहाँ है? मुझे भूख लगी है। उसी वक्त बेस कैंप के सारे रेड अलार्म्स बज उठे। वीवू वीवू, पूरा अंडरग्राउंड बंकर लाल रोशनी में नहा गया। प्रोजेक्ट शून्य का सबसे बड़ा दुस्वप्न शुरू हो चुका था। अध्याय 378, अंधेरे पाइप में खुशी माइनस मौत की गूंज। भाग 1, काले पानी का सफर। स्थान बेस का ड्रेनेज पाइप, जमीन के 10 फीट नीचे। खुशी उस कीचड़ और गंदे पानी से भरे पाइप में रेंग रही थी। उसकी जैकेट पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उसके घुटने छिल गए थे। अंधेरा इतना घना था कि उसे अपने हाथ भी नहीं दिख रहे थे। खुशी रोते हुए खुद से, राघव, तुमने मुझे किस अंधेरे में धकेल दिया? ये सब क्या है? तभी बूम, पूरा पाइप हिल गया। जमीन के नीचे एक भयानक झटका महसूस हुआ। ये वही धमाका था जब प्रताप ने दीवार तोड़ी थी। खुशी डर के मारे पाइप की दीवार से चिपक गई। भूकंप? यहां क्या हो रहा है? भाग 2, लाल रोशनी और चीखें। अचानक पाइप के आगे से एक हल्की सी लाल रोशनी आने लगी और इमरजेंसी सायरन की आवाज गूंजने लगी। खुशी रेंगते हुए उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ी। पाइप एक लोहे की जाली ग्रेटिंग पर आकर खत्म होता था। खुशी ने उस जाली के अंदर से झांका। नीचे एक लंबा गलियारा कॉरिडोर था। गलियारे में लाल बत्ती चमक रही थी। तभी उसने देखा कि 10 काले नकाब वाले कमांडो भारी बंदूकें लेकर उस गलियारे से भागते हुए एक तरफ जा रहे हैं। कमांडो 1 रेडियो पर चिल्लाते हुए, ब्लॉक 0 ब्रीच, ब्लॉक 0 ब्रीच। कैप्टन रुद्र, वो जंजीर तोड़ रहा है, हमें बैकअप चाहिए। खुशी की सांसें अटक गईं। ब्लॉक 0, जंजीर? क्या मेरे पति ने सच में किसी को यहां कैद कर रखा है? खुशी ने अपने फोन की फ्लैशलाइट बंद की और बहुत ध्यान से उस लोहे की जाली को धक्का दिया। जाली थोड़ी पुरानी थी, वो खुल गई। खुशी चुपचाप उस गलियारे के एक अंधेरे कोने में कूद गई। वो वहां रखे बड़े बड़े लकड़ी के बक्सों क्रेट्स के पीछे छिप गई। उसने ठान लिया था कि वो इस राज की तह तक जाएगी, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अध्याय 379, गेट पर भूत माइनस धुंधली परछाई। भाग 1, मुख्य द्वार का पहरा। स्थान अरावली बेस कैंप, मेन गेट। समय सुबह 7:25 अंदर के अलार्म बाहर मेन गेट पर भी सुनाई दे रहे थे। गेट पर खड़े 4 गार्ड्स अलर्ट मोड में आ गए थे। उन्होंने अपनी बंदूकें लोड कर ली थीं। गार्ड 1, अंदर क्या लफड़ा हो गया? कैप्टन ने सबको अंदर बुला लिया है। गार्ड 2, पता नहीं भाई, कोई कोड रेड है। तभी गार्ड 3 की नजर सामने कच्चे रास्ते पर गई। धुंध फॉग के बीच से एक लड़का चलता हुआ आ रहा था। काली हुडी, लंबे बाल और जेब में हाथ डाले हुए। ये रोहित था। गार्ड 3 ने राइफल तान ली। ओए, वहीं रुक जा, ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। एक कदम और आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा।
भाग 2 हवा का झोंका। रोहित रुका नहीं। उसकी आंखें आधी बंद थीं। उसके दिमाग में प्रताप की आजाद होती हुई ऊर्जा की आवाज अब और तेज हो गई थी। WUMMM TINN। रोहित बड़बड़ाता हुआ, आवाज, वो आवाज अंदर से आ रही है। मुझे अंदर जाना है। पीछे हटो। गार्ड्स हंसने लगे। पागल है क्या बे? ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उड़ा देंगे भेजा। गार्ड एक ने हवा में एक वार्निंग फायर किया। बैंग। रोहित रुक गया। उसने अपनी आंखें पूरी खोली। आंखों में वो वोइड का कालापन एक सेकंड के लिए झलक उठा। तुम लोग बहुत शोर कर रहे हो। मुझे शोर पसंद नहीं। उसी पल रोहित गायब हो गया। हुश। गार्ड्स के आसपास सिर्फ एक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। गार्ड एक की बंदूक उसके हाथ से निकलकर हवा में उड़ती हुई दूर जा गिरी। गार्ड दो को लगा किसी ने उसके पेट में बहुत जोर से मुक्का मारा है। वो घुटनों पर गिर पड़ा। गार्ड 3 और 4 आपस में ही टकराकर बेहोश हो गए। रोहित उन्हें मार नहीं रहा था। उसके लिए ये गार्ड सिर्फ रुकावटें थे, दुश्मन नहीं। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि गार्ड्स को समझ ही नहीं आया कि उन्हें किस चीज ने मारा। रोहित ने लोहे के बड़े गेट को देखा। उस पर एक बड़ा सा डिजिटल लॉक लगा था। रोहित ने लॉक पर अपना हाथ रखा और उस फ्रीक्वेंसी को अपने हाथों में केंद्रित किया। कारक लॉक के अंदर की मशीन उस कंपन वाइब्रेशन से अपने आप टूट गई। गेट खुल गया। द घोस्ट डीजे अब मौत के इस बेस के अंदर दाखिल हो चुका था। अध्याय 380 सीईओ की स्क्रीन माइनस घमंड का टूटना। भाग 1 दिल्ली हेड ऑफिस। स्थान सिंघानिया लॉजिस्टिक्स दिल्ली। राघव का केबिन समय सुबह 7:30 बजे। राघव अपनी लेदर चेयर पर बैठा कॉफी पी रहा था। उसके सामने लैपटॉप पर शेयर मार्केट के ग्राफ चल रहे थे। अचानक लैपटॉप की स्क्रीन लाल हो गई और एक इमरजेंसी वीडियो कॉल आई। कॉल कैप्टन रुद्र की थी। रुद्र के चेहरे पर पसीना था और बैकग्राउंड में गोलियों की और चीखने की आवाजें आ रही थी। रुद्र, बॉस, वी हैव अ कोड ओमेगा। कोड ओमेगा। ब्लॉक 0 ब्रीच हो चुका है। उसने अपनी दाहिनी जंजीर तोड़ दी है और हमारे 2 आदमियों को फाड़ दिया है। राघव का कॉफी कप टेबल पर रुक गया। राघव गुस्से में लेकिन कंट्रोल में। आधी जंजीर तोड़ी है ना? तुम्हारे पास 50 कमांडो हैं, स्टन ग्रेनेड्स हैं, बेहोश करने वाले तीर हैं। उसे कंट्रोल करो। मुझे वो जिंदा चाहिए। रुद्र ने अपना बॉडी कैम, जो उसकी छाती पर लगा था, ऑन करके स्क्रीन पर दिखाया। भाग 2 असलियत का सामना। राघव ने जो स्क्रीन पर देखा, उसने उसका खून जमा दिया। वीडियो फीड में प्रताप दिख रहा था। उसका आधा शरीर आजाद था। 10 कमांडो उसे घिरे हुए थे। वे उस पर स्टन ग्रेनेड, जिससे अंधा और बहरा किया जाता है, फेंक रहे थे। लेकिन प्रताप, वो ग्रेनेड्स को हवा में ही पकड़कर वापस उन्हीं पर फेंक रहा था। एक कमांडो ने पीछे से आकर उसकी गर्दन में टीजर शॉट गन लगाई। प्रताप ने मुड़कर उस कमांडो का हाथ पकड़ा और सिर्फ अपनी पकड़ से उसके हाथ की हड्डी तोड़ दी। क्रैक आवाज लैपटॉप के स्पीकर्स तक आई। राघव की मुट्ठी भिंच गई। यह क्या है? ये कौन सा डीएनए है? यह मेरे एलीट कमांडो को खिलौनों की तरह तोड़ रहा है। तभी प्रताप ने सीधे रुद्र के कैमरे चेस्ट कैम की तरफ देखा। प्रताप की लाल आंखें लैपटॉप की स्क्रीन के आर पार राघव को घूर रही थीं। जैसे उसे पता हो कि बॉस वहां से देख रहा है। प्रताप स्क्रीन पर देखते हुए दहाड़ते हुए, सूट वाले, तेरा लोहा कच्चा निकला। अब मैं आ रहा हूं। राघव ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। उसकी सांसें तेज हो गई थीं। जयपुर के बाद पहली बार राघव सिंघानिया को डर, फियर महसूस हो रहा था। लेकिन उसका अहंकार, ईगो उस डर से बड़ा था। राघव अपनी सीट से खड़ा हुआ। उसने अपनी अलमारी से एक छोटा सा ब्लैक ब्रीफकेस निकाला। इस ब्रीफकेस में एक ऐसी चीज थी जो उसने अपनी लैब में बनवाई थी, माइनस लिक्विड नाइट्रोजन डार्ट्स, जो खून को जमा सकती थी। राघव, मेरे ही बेस में मेरी ही आर्मी को मार रहा है? मैं तुझे बताऊंगा कि असली अल्फा कौन है। राघव ने अपना फोन उठाया और अपने पर्सनल चॉपर हेलीकॉप्टर के पायलट को कॉल किया। पायलट, इंजन स्टार्ट करो। छत पर आओ। मंजिल अरावली बेस। अभी तुरंत। राघव अब खुद मैदान जंग में उतरने वाला था। कहानी का विश्लेषण, सस्पेंस का चरम, खुशी का खतरा। वो बेस के अंदर आ चुकी है। अगर किसी कमांडो या प्रताप की नजर उस पर पड़ गई तो क्या होगा? रोहित की एंट्री। रोहित बिना किसी हथियार के बेस में घुस चुका है। उसकी ध्वनि तरंगे और प्रताप की क्रूर शारीरिक ताकत आपस में कैसे टकराएगी? राघव का आना। जब राघव वहां पहुंचेगा
और अपने सामने उस राक्षस को देखेगा, तो क्या वॉइड सिस्टम उन्हें एक दूसरे को पहचानने देगा या दोनों भाई एक दूसरे का खून बहा देंगे? अगले